हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अपग्रेड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में अक्टूबर 2020 के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल प्लस इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करूंगा। इसके पहले मैंने जनवरी से लेकर सितंबर मंथ 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो एक बार उसे भी अवश्य देखें। अक्टूबर मंथ 2020 के मैंने सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। कोई भी पॉइंट आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं 101% आपको ये पॉइंट्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपग्रेड एजुकेशन नाम के यूट्यूब में चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स हैं उन सभी को मिल सके जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट सी प्लेन सर्विस के बारे में है। सी प्लेन सर्विस को स्टार्ट किया गया है गुजरात में। गुजरात पहला स्टेट है जो इस प्रकार की सर्विस को स्टार्ट कर रहा है। बेसिकली ये क्या है? सी प्लेन सर्विस बेसिकली स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने सुना होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर साबरमती फ्रंट तक, स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर साबरमती फ्रंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में इस सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस ड्यूरेशन होगी, जो ये प्लेन कवर करेगा वो 45 मिनट की ड्यूरेशन होगी। मैं आपको पिक्चर में दिखा दूं तो ये वो है सी प्लेन। ये बेसिकली जो लेक्स होते हैं या फिर रिवर होते हैं, पॉन्ड होते हैं, उस पे भी लैंड कर सकता है, ये आप याद रखिएगा। और 250 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करेगा इन 45 मिनट्स। ये जो सर्विस है ये किसके द्वारा ऑपरेट की जा रही है, तो ये याद रखिएगा प्राइवेट कंपनी है जो एरोप्लेन्स को ऑपरेट करती है। आपने नाम सुना होगा स्पाइस जेट। स्पाइस जेट की एक सब्सिडरी है, उसका नाम है स्पाइस शटल। स्पाइस शटल जो कंपनी है वो इसको ऑपरेट कर रही है, याद रखेंगे प्राइवेट कंपनी है। इस सी प्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं याद रखेंगे, तो 19 पीपल्स के बैठने की कैपेसिटी इसके अंदर है। और ये एक दिन में 4 फ्लाइट्स चलाएगी, 2 लॉन्चिंग और 2 डिपार्चर। इट मीन्स 4 फ्लाइट्स इसमें एक दिन में चलेंगी, तो ये आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बिहू फेस्टिवल के बारे में। आप सबको पता है बिहू फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, ये असम स्टेट का है। ओके, ये फेस्टिवल बेसिकली इस फेस्टिवल में बिहू डांस होता है। ओके, तो डांस होता है, और डांस क्यों होता है? एग्रीकल्चर फेस्टिवल के तौर पर इसे लिया जाता है। जब भी कोई क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग का सीजन आता है या ग्रो करने का सीजन आता है, तो उसके उसके एवज में ये जो बिहू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर, जो 3 मंथ है ये बिहू फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जनवरी, अप्रैल एंड अक्टूबर। जनवरी में अगर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो तो इसको बोल देते हैं माघ, ये आप याद रखेंगे। अगर ये अप्रैल में हो तो इसको बोल देते हैं रोंगाली बिहू, एंड अगर अक्टूबर में हो तो इसको बोलते हैं कटी या फिर कोंगाली बिहू। तो याद रखेंगे आप, भोगाली बिहू बोलते हैं जनवरी मंथ में, माघ माघ के सीजन में भोगाली बिहू, देन रोंगाली बिहू एंड देन कोंगाली बिहू। तो ये 3 प्रकार के बिहू के फेस्टिवल हैं, मंथ के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम हैं, आप याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बॉस्टन अवार्ड दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे बॉलीवुड के एक स्टार है ओम पुरी, उनको दिया गया, तो आप ये याद रखेंगे। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के बारे में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का ये बेसिकली असम में इसको बनाया जा रहा है, इसके फाउंडेशन स्टोन बोल सकते हैं रख दी गई है। ये अपने आप में एक प्रकार का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में इसका 90% इसी का योगदान होता है। बेसिकली अगर कहीं पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट है वो रोड सेवा से भी जुड़ा हुआ है, रेल सेवा से भी जुड़ा हुआ है, वाटरवेज से भी जुड़ा हुआ है और एयर लिंक से भी जुड़ा है। इट मीन्स एयरपोर्ट्स भी वहाँ पे हैं, तो ये चारों प्रकार की सर्विस वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। इसके साथ ही वहाँ पे वेयर हाउसिंग है, पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे बड़े बड़े गोडाउंस हैं जहाँ पे सामानों गुड्स को रखा जा सकता है। तो ऐसी विभिन्न प्रकार के सर्विसेज को वहाँ पे ऑपरेशनल है, तो उस पॉइंट को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का दर्जा दिया जाता है।
तो पहला फाउंडेशन स्टोन रखा गया है असम में, किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इसके साथ ये एमएसएमई के भी मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। तो बेसिकली उन्होंने इस एमएमएलपी का फाउंडेशन स्टोन रखा। अच्छा, पूरे कितने एमएमएलपी का टारगेट किया गया है? तो 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएंगे, ये टारगेट है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट, तो ये इस बार की थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है डायरेक्टली। नेक्स्ट जो है वो है इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में। इंडियन बैंक एसोसिएशन बेसिकली एक बैंक है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये याद रखेंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं, उनका नाम याद रखेंगे राज किरण रॉय। राज किरण रॉय इनके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये स्टार्स प्रोजेक्ट। स्टार्स प्रोजेक्ट, स्टार्स का फुल फॉर्म जानिए आप, तो क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ये बेसिकली हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए स्कीम लाई जा रही है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि अभी तो ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, 6 स्टेट हैं जहां ये फ्लैगशिप स्कीम के द्वारा लाई जा रही है। फ्लैगशिप स्कीम उसको कहते हैं कि ट्रायल बेसिस पर वो वहां पे चलाएंगे, अगर वहां पे वो सक्सेसफुल रही तो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो 6 स्टेट कौन कौन से वो नाम याद रखेंगे आप। पहला तो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा एमपी, पांचवा केरला और छठवां उड़ीसा। ये 6 स्टेट है जहां पे ये जो स्कीम है वो लाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसको फिनेंस कौन कर रहा है? तो इसको वर्ल्ड बैंक फिनेंस कर रहा है, लगभग 5718 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक इसको फिनेंस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विश शैंक द ड्रैगन। ये बेसिकली एक किताब है, आपको मैं दिखा दूं, ये एक किताब है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विश शैंक द ड्रैगन। इसको डायरेक्टली पूछा जा सकता है किसने लिखा, तो प्रदीप गूढ़ा ने लिखा है। बेसिकली चाइना और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसमें इंडिया के फेवरेबल आउटकम के बारे में बतलाया गया है। इंडिया को एक प्रकार से ये बताया गया है कि आपने चाइना को बैकवर्ड कर दिया या फिर उसको पीछे कर दिया, कहने का मतलब इंडिया के फेवर में चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो ये आप नाम याद रखेंगे, प्रदीप गूढ़ा ने इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नाग मिसाइल के बारे में। नाग मिसाइल कैसी मिसाइल है, सीधे पूछा जा सकता है। तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब जो टैंक को नष्ट कर दे वैसी मिसाइल है। ओके, ये किस जनरेशन की है? तो ये 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। किसके द्वारा डेवलप की गई? तो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई ये नाग मिसाइल। इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ये आप याद रखेंगे। अभी इसका फाइनल ट्रायल हो चुका है, कहाँ पे? उड़ीसा के बालासोर में इसका जो ट्रायल है वो किया गया। ये बेसिकली ये नाग मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में। वर्ल्ड टीचर्स डे बनाया कब जाता है? तो याद रखेंगे 5 सितंबर, 5 सितंबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। कब से बनाया जाता है? तो 1994 से इसे ये बनाया जा रहा है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर, रिमेनिंग द फ्यूचर, तो ये आप याद रखेंगे, टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। कुछ कोरोना से इंटरप्रेट इसकी थीम है, तो आप ये याद रखेंगे, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडिया फर्स्ट हींग एग्रीकल्चर। हम सभी जानते हैं हींग का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में नहीं होता है, पहली बार हिमाचल प्रदेश में हींग उगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कहीं ना कहीं हींग से अप्रोप्रिएट कंडीशन पे मिलता है। बेसिकली हम 100% हींग का इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम उज्बेकिस्तान, इन सब कंट्री में हींग का प्रोडक्शन अच्छा खासा मात्रा में होता है। हींग में भी हिमाचल प्रदेश में भी क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसी पाई गई हैं जहां हींग का कल्टीवेशन हो सकता है। तो लेट्स सी कहां तक सफलता मिलती है, हिमाचल प्रदेश में इसको उगाया गया है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अक्कितम अच्युतम नंबूथिरा। अक्कितम अच्युतम नंबूथिरा नाम याद रखेंगे, ये एक मलयालम पोएट है। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। मलयालम पोएट है। बेसिकली ये इनका हाल ही में निधन हो गया। इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2019 में ही इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
55th जनपीठ अवार्ड इनको दिया गया था। आप ये याद रखेंगे। किस किताब के लिए, किस कृति के लिए गया, तो बाली दर्शन। बाली दर्शन नाम की पुस्तक है, उनके उनके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट। ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट, ये एक किताब है जिनको लिखा किसने है, दीपांकर आरोन ने। दीपांकर आरोन ने लिखा है। ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसका विमोचन जगदीप धांकड़ ने किया। जगदीप धांकड़ वर्तमान में बंगाल के गवर्नर हैं, इसलिए ये सुर्खियों में किताब है, दीपांकर आरोन ने लिखा है, ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है स्लीनेक्स। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे युद्धाभ्यास ऐसे हैं जिसका आप नाम से बता सकते हैं किसके किसके बीच हो रहे हैं। एस एल मीन्स श्रीलंका, आई फॉर इंडिया, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ये एन फॉर नेवल, नेवल एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है वही श्रीनेक्स। ये इसकी 8th एडिशन था। कब से ये युद्धाभ्यास करवाया जा रहा है, तो 2005 से करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर पूछे श्रीनेक्स का इस बार का लोकेशन कहाँ था, तो श्रीलंकन कोस्ट में इस युद्धाभ्यास को किया गया। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जगन्ना विदना कानुका स्कीम। ये बेसिकली तेलुगु भाषा है। ठीक है, ये स्कीम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जगन मोहन रेड्डी हैं जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। बेसिकली ये इसको एक बैग दे रहे हैं। बैग ये कौन है, गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट होंगी। बेसिकली इस स्कीम के तहत क्या किया गया है कि 1st से लेकर 10th तक के बच्चों को एक किट दी जाएगी, स्कूल किट दी जाएगी, जिसके अंतर्गत उसके अंदर क्या क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। 3 पेयर यूनिफॉर्म रहेगा, याद रखेंगे। नोटबुक रहेगी, बुक्स रहेंगी, टेक्स्ट बुक्स रहेंगी, 2 पेयर सॉक्स रहेंगे, 1 पेयर शूज रहेगा। बेसिकली जो स्कूल में जो डेली यूज में चीजें आती हैं वो सभी इस बैग के अंतर्गत दिया जाएगा। एक पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों को ये दिया जा रहा है। अपने आप में बहुत अनोखी स्कीम है। आंध्र प्रदेश इस स्कीम को चला रहा है। नाम याद रखिएगा स्कीम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगन्ना विदना कनुका स्कीम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक डिसीजन लिया है। बेसिकली इस डिसीजन के तहत ये है कि जो भी लोकसभा का चुनाव होगा, उस लोकसभा के चुनाव में खर्च करने की जो सीमा थी, व्यय करने की सीमा थी, वो थी 70 लाख रुपया। अब 10% इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, नहीं कि 7 लाख और बढ़ जाएगा। तो 77 लाख रुपया अब सीमा हो चुकी है लोकसभा के चुनाव में। उसी प्रकार से विधानसभा का चुनाव जो होता है, विधानसभा के चुनाव में व्यय करने की सीमा थी 28 लाख रुपया, तो इसका भी 10% बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ के हो गया है 30.8 लाख रुपीज अब विधायक खर्च कर सकते हैं चुनावों में। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्कीम्स हैं। गुजरात सरकार ने ये स्कीम है, लेकिन लॉन्च की गई है मोदी जी के द्वारा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो किसान सर्वोदय योजना। किसान सर्वोदय योजना गुजरात में लाई जा रही है। दूसरा है गिरनार रोपवे, और तीसरा है यूएन मेहता हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा किया गया। ये 3 स्कीम कलेक्टिवली की गई, वर्चुअली की गई, इसलिए आप ये याद रखेंगे। किसान सर्वोदय योजना में बेसिकली क्या है कि सुबेरे 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली किसानों को दो। जिन किसानों को दिन में बिजली नहीं मिल रही थी, उन किसानों को आप बिजली दें सुबह 5 से लेकर रात को 9 बजे तक। ठीक है, इस स्कीम के तहत। दूसरी बात, गिरनार रोपवे। गिरनार रोपवे मैंने पिक्चर लगाई है, ये है गिरनार रोपवे। ये बेसिकली आपको पीछे माउंट गिरनार दिख रहा होगा। ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है, लगभग 2.3 किलोमीटर की ये रोपवे है। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गिरनार रोपवे का इनॉग्रेशन और यूएन मेहता हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा किया गया। अगर मैं पूछूं ये गिरनार रोपवे कहाँ है, तो ये आप याद रखिएगा, जूनागढ़ में है। ओके, जूनागढ़ में है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्ल्ड फूड डे के बारे में। वर्ल्ड फूड डे बनाया कब जाता है, तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रो नरिश एंड सस्टेन। ग्रो नरिश सस्टेन इस बार की थीम है। वर्ल्ड फूड डे बनाया जाता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर। 16 अक्टूबर 1945 को FAO फॉर्म हुआ था। FAO फॉर्म हुआ था, और उसके फॉर्मेशन से अब तक 75 साल हो चुके हैं। तो मोदी जी ने 75 रुपीज का कॉइन ही लॉन्च कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे 2020 में वर्ल्ड फूड डे के समारोह में 75 रुपया का सिक्का क्या है लॉन्च कर दिया।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज। बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज नाम याद रखिएगा, ये किसके किसके बीच बनाया जाता है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज करवाई जाती है। बेसिकली इस बार कहाँ हुई, तो बे ऑफ बंगाल में ये नेवल एक्सरसाइज करवाई गई, तो आप ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है शोभा नायडू के बारे में। ये मैंने जो पिक्चर लगाई है ये शोभा नायडू, ये बेसिकली कौन है, तो ये कुंचिपुड़ी डांसर है। कुंचिपुड़ी कहाँ का फोक डांस है, तो ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है, आप याद रखेंगे कुंचिपुड़ी। ये बेसिकली इन्होंने 2001 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए ये सुर्खियों में है, आप ये याद रखेंगे। शोभा नायडू के बारे में एक कुंचिपुड़ी डांसर है। वर्ल्ड पोस्ट डे के बारे में कुछ बता दूं। वर्ल्ड पोस्ट डे आपको पता होगा कि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। पोस्ट ऑफिस या पोस्ट डे की हिस्ट्री अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो 1854 में पोस्ट ऑफिस का जो आइडिया है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंडिया पे लाया गया। अगर मैं पूछूं पोस्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, तो 94 रैंक इंडिया की थी। कितने देशों में, 107 देशों में। बहुत ही गंदी स्थिति भारत की है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। भुखमरी अपने चरम सीमा पर है, मान लीजिए आप। 94वीं रैंक है इसकी। और इंडिया किसके साथ पोजीशन शेयर कर रहा है, यह है सूडान। सूडान देश का नाम सुनते ही आपको सीधे पोवर्टी की एक इमेज सामने आ जाती होगी। और इंडिया और सूडान ये जो पोजीशन है वो शेयर कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए क्या स्थिति है हंगर की हमारे भारत देश में। सबसे गंदी स्थिति अगर माने तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक शहर है चाड की सबसे गंदी स्थिति है हैती इसके साथ। ओके, ये कुछ देश हैं जिनकी वर्स्ट कंडीशन है। अगर मैं बोलूँ 2020 में तो 94th रैंक इंडिया की थी। अगर मैं पूछूं 2019 में क्या थी, तो और गंदी स्थिति थी 102वीं रैंक 2019 में थी और 2020 में 94th है। कुछ रिफॉर्म हुआ है, कुछ अच्छे स्टेप्स हुए होंगे तो रैंक सुधरी है, बट फिर भी ओवरऑल दिस इज द वर्स्ट रैंकिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं वो है जोजिला कैनाल के बारे में। जोजिला कैनाल के बारे में बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये कहाँ है, तो ये NH1 में पड़ता है। NH1 नेशनल हाईवे फर्स्ट, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो गुलमर्ग से लेकर लेह तक ये जो NH1 है वो पड़ता है। इसी के बीच में जोजिला टनल हम बना रहे हैं, ठीक है। अभी बेसिकली बने नहीं है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, आप ये याद रखेंगे। 3000 मीटर की हाइट में ये बनाया जा रहा है। 14.15 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है वो होगी, ये सब आप याद रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगा, ये जोड़ेगा, आप याद रखेंगे। बेसिकली अभी जोजिला कैनल में पास होने के लिए 3 घंटे हमको लग जाते हैं इससे निकलने के लिए, बट अगर ये बन जाएगी जिस दिन कैनाल, तो ये 3 घंटे का सफर मात्र 15 मिनट का रह जाएगा, ये आप याद रखिए। समझ सकते हैं कितनी व्यापक योजना है ये अपने आप में, ठीक है। तो द लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल इन एशिया, 14.15 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया। ओपन ऑल डेज। बेसिकली अभी क्या होता है कि जो जिला में बहुत ज़्यादा विंटर के सीजन में बहुत ज़्यादा बर्फ जमती है वहाँ पे, और जो रोड है लगभग 10-20 किलोमीटर की जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। विंटर सीजन में 4-5 महीने के लिए ब्लॉक हो जाती है। तो इस टनल के बनने के बाद ये एक्सेसिबल होगा हर दिन के लिए, 365 दिन ऑपरेशनल रहेगी। ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी इसमें रहेगी। ओके, जो जिला पास जैसे मैंने बताया NH1 बनाया जा रहा है, 3000 मीटर की एल्टीट्यूड में है और इसको बनने में 5 साल लगेंगे। अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है तो 2025 में बनकर तैयार हो जाएगी, आशा है ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो एक किताब है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, रिटन बाय विच पर्सनालिटी। तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि इनको लिखा है NK सिंह ने। NK सिंह आपको नाम पता होगा, ये 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने किताब लिखा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। तो इन्होंने नंदकिशोर सिंह जी ने इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में। इंडियन एयरफोर्स डे बेसिकली 8 अक्टूबर को ये बनाया जाता है। 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स डे का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसी दिन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ये इसकी 28वीं सालगिरह होगी इंडियन एयरफोर्स डे की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में है। इसको जीता किसने है, तो नजोमी ओकुहरा। ये वुमेन में नजोमी ओकुहरा ने जीता, जो कि जापान की एक बैडमिंटन प्लेयर है। दूसरा अगर बात करें मैन में किसने जीता, पुरुष वर्ग में एंड्रीज एटॉन्सन ने जीता, जो कि
एक डेनिश प्लेयर ही हैं, डेनमार्क के ही प्लेयर हैं। तो आप ये याद रखेंगे, एंडर्स एटॉन्सन ने ये मेल में जीता। ओके, नेक्स्ट है एक स्कीम के बारे में, हर घर जल। हर घर जल पूछा जा सकता है, हर घर जल किस एक स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये गोवा स्टेट में चलाया जा रहा है मिशन हर घर जल। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरनेशनल डॉटर्स डे के बारे में। इंटरनेशनल डॉटर्स डे बनाया कब जाता है, ये याद रखेंगे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है। कब से बनाया जा रहा है, तो 2011 से ये इंटरनेशनल डॉटर्स डे वो बनाया जाता है। ओके, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, तो आप ये याद रखेंगे, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर इस बार की थीम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ये हैं एसबीआई के नए चेयरमैन। एसबीआई इंडियाज लार्जेस्ट बैंक, उसके चेयरमैन हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा इनका नाम है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो रजनीश कुमार को रिप्लेस करके बने हैं दिनेश कुमार खारा, याद रखेंगे, इंडियाज लार्जेस्ट बैंक एसबीआई के चेयरमैन के बारे में। नेक्स्ट बात करता हूं तो वो है मारियो मोलिना। ये है मारियो मोलिना, बेसिकली ये मारियो मोलिना, इनका हाल ही में निधन हो गया, लेकिन हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्यों। बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की थी। इनको नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिल चुका है। कब मिला है, तो 1995 में इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर में, बेसिकली उस ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है किसके कारण, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो ये बताने वाले यही व्यक्ति थे, मारियो मोलिना। तो इनके इस अचीवमेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रामविलास पासवान जी के बारे में। ये है रामविलास पासवान जी, मैंने पिक्चर लगाई है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की पार्टी है, बिहार के ये पॉलिटिशियंस भी हैं। तो इनका हाल ही में 8 अक्टूबर को ही निधन हो गया। बेसिकली लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर थे। इन्हें मोदी गवर्नमेंट में फूड कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया था, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, ये 9 बार सांसद रहे थे और 2 बार विधायक रहे थे, तो ये याद रखेंगे, बिहार के पॉलिटिशियन। ओके, नेक्स्ट है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ये किताब है बेसिकली, लिखी किसके द्वारा गई, नाम याद रखिएगा, पद्मपाणि बोरा। पद्मपाणि बोरा के द्वारा ये किताब लिखी गई, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। नेक्स्ट पॉइंट है भानु अथैया के बारे में। ये है बेसिकली भानु अथैया, ये इंडिया की पहली ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला। क्यों मिला, एक फिल्म थी गांधी, गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के क्षेत्र में इन्हें ऑस्कर मिला। कब मिला, 1983 में मिला, और ये इंडिया की पहली पर्सनालिटी बनी जो ऑस्कर अवार्ड से नवाजी गई। इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए ये सुर्खियों में है, आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लेबनान के बारे में। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कौन बने हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री, तो नाम याद रखिए, साद अल हरीरी। साद अल हरीरी को नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उनका नाम था हसन दियाब। हसन दियाब ने रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों दे दिया, लेबनान में अभी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, आपको पता होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पॉलिसीज को लेकर या रेजिग्नेशन देना पड़ा ड्यू टू प्रेशर और ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर और उनकी खुद की भी इच्छा की वजह से। उसके बाद साद अल हरीरी पावर में आ गए हैं। साद अल हरीरी बताऊं तो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 3rd टाइम बनेंगे लेबनान के प्रधानमंत्री, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए। न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए हैं। नए मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे आप हिंदी से बोलते हैं मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा को बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये बेसिकली ये जो संस्था है ये आरटीआई, आपने सुना है, आरटीआई की एक प्रोमिनेंट पार्ट है ये। इसी के द्वारा प्रक्रिया शुरू होती है। आरटीआई कोई लगाता है तो यही एक संगठन, यही एक इंस्टीट्यूट है जहां से प्रक्रिया शुरू होती है। अगर मैं पूछूं कि यशवर्धन कुमार सिन्हा के पहले कौन था, तो विमल जुल्का जो थे वो इसके पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन रहे थे। उनको रिप्लेस करके यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सितवे पोर्ट के बारे में। सितवे पोर्ट का मैं चित्र दिखा दूं आपको, तो ये है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट बेसिकली म्यांमार में लोकेटेड है। एक प्रोजेक्ट था बहुत फेमस, उसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट के अंडर हम क्या कर रहे थे कि इंडिया के कोलकाता से लेकर अपने को सी रूट के थ्रू मिजोरम के आइजॉल पे जोड़ना था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हम सी रूट के थ्रू करते हैं, बट म्यांमार ने पहले तो अप्रूवल दे दिया, बट चाइना के प्रेशर की वजह से इस प्रोजेक्ट को उन्होंने
होल्ड पे रख दिया, उसके बारे में चर्चा नहीं की। बट अभी ये फिर से एक्टिव हुई है, म्यांमार की गवर्नमेंट ने फिर से इसको अप्रूवल दिया है और ये सुर्खियों में है। तो आप याद रखेंगे सितवे पोर्ट, ठीक है। हम सी रूट के थ्रू यहाँ सितवे तक आएंगे, उसके बाद लैंड रूट के थ्रू हम सीधे जाएंगे कहाँ, मिजोरम के आइजोल तक। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं FTII, इसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली नए चेयरमैन बनाए गए हैं, उन चेयरमैन का नाम है शेखर कपूर जी, इनको बनाया गया है। FTII का एस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन है, इसकी वजह से ये किसी भी रडार के रेंज में नहीं आएगा, किसी भी रेडियो कम्युनिकेशन के अप्लायंसेस की रडार में नहीं आएगा, सैटेलाइट के रडार में नहीं आएगा, क्योंकि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है बेसिकली, याद रखेंगे। इसका नाम रखा गया है रुद्रम। रुद्रम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है रिमूवर ऑफ सॉरो, दुख को हरण करने वाला रुद्रम, याद रखेंगे। दूसरी चीज, ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब हवा से सतह की ओर मार करने वाली ये मिसाइल है। इसका सुखोई 30 के द्वारा अभी सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा कोस्ट पर, तो आप ये याद रखेंगे। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज कितनी है, 100 से लेकर 250 किलोमीटर तक की ये रुद्रम की रेंज है। इसमें बेसिकली अपना खुद का एक GPS लगा है, जो कि हमारे सतह में कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो इसको ऑपरेट करेगा GPS सिस्टम को लेकर, बल्कि ये एक सैटेलाइट से लॉन्च होगा। हमारे इंडिया की जो सैटेलाइट ऊपर हैं उनके द्वारा ये GPS ऑपरेट करेगा, जिसके द्वारा कोई भी इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, ना इसकी लोकेशन ना इसकी पोजीशन। तो आप ये चीजें कुछ इसके बारे में है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो वो है अटल टनल के बारे में। अटल टनल बेसिकली कंप्लीट हो चुकी है, कहाँ से कहाँ तक बनाई गई है, तो लेह से लेकर मनाली तक ये टनल है जो बनी है। लेह कहाँ, ये पिक्चर जो है वो है अटल टनल के बारे में, तो इधर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, तो लेह से लेकर मनाली तक है। ये मनाली है आपका और ये लेह है इस पोर्शन में। तो नॉर्थ पोर्ट और साउथ पोर्ट को ये जोड़कर अटल टनल क्रिएट की गई है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो 9.02 किलोमीटर की डिस्टेंस इसके बीच की है। ये कहाँ पे बनी है, तो पीर पंजाल रेंज में इसको बनाया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, मैं पूछूं कि लॉन्गेस्ट टनल इंडिया की कौन है, तो ये अटल टनल नहीं है, ठीक है ना, आप इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। लॉन्गेस्ट टनल है ये वाली टनल, चिनानी नासरी टनल, ये आपको दिख रही होगी चिनानी नासरी टनल। इसका नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। 9.28 किलोमीटर की ये टनल है, ये आप याद रखेंगे। 1200 मीटर की एल्टीट्यूड में ये बनी है, ये लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया है। ओके, ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के बारे में है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी एक किताब है, वो लिखी गई है किनके द्वारा, वो नाम याद रखिएगा, GBS सिद्धू। GBS सिद्धू के द्वारा ये किताब लिखी गई है, तो आप याद रखेंगे। न्यूजीलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है, न्यूजीलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम याद रखेंगे जेसिंडा आर्डर्न। जेसिंडा आर्डर्न, इसके पहले भी यही थी, ये बेसिकली रीअपॉइंट हुई हैं डेमोक्रेटिक रूप से, है ना, जेसिंडा आर्डर्न, तो आप ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिवराजपुर बीच के बारे में। शिवराजपुर बीच, शिवराजपुर बीच बेसिकली कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। गुजरात के किस जिले में है, तो द्वारका में है, तो याद रखेंगे। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उसी बीच को मिलता है जो बहुत ज़्यादा सफाई के मामले में उसका लेवल अच्छा हो, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो वहाँ की फ्लरिश कर रही हो, किसी प्रकार का पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट वहाँ ना मिले, इट मीन्स पूरी तरह से एक आइडल बीच का रूप हो, उसको मिलता है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। इंडिया में ऐसे 8 आइलैंड हैं जिसको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो ये डेनमार्क के द्वारा दिया जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सैमसंग के चेयरमैन या फाउंडर बोल सकते हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम है ली कुही। ये बेसिकली इनका निधन हो गया। सैमसंग के फाउंडर, सैमसंग एक मोबाइल कंपनी है, साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है, आपको पता होगा। उनके जो फाउंडर है उनका निधन हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंच ओपन के बारे में। बेसिकली हम सब जानते हैं कि टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है। टेनिस ग्रैंड स्लैम में बेसिकली कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, मैंने आपको बताया था 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला वाला ग्रैंड स्लैम का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन, देन फ्रेंच, देन विंबलडन, देन US ओपन। तो बेसिकली फ्रेंच ओपन अभी हाल ही में अक्टूबर में हुआ, हो तो जाता है ये मई जून महीने में,
बट ड्यू टू कोरोना इसका जो अभी अक्टूबर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें जो पुरुष वर्ग में विजेता रहे वो थे राफेल नडाल, और महिला वर्ग में जो विजेता रही उनका नाम है ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक ये बेसिकली पोलैंड की प्लेयर हैं, ये याद रखिएगा। राफेल नडाल सभी को पता है, राफेल नडाल 13वीं बार फ्रेंच ओपन जीते हैं, नाम याद रखिएगा राफेल नडाल का, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और इनका 20वां ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम जैसे मैं बता 4 होते हैं, इन्हीं को ग्रैंड स्लैम बोला जाता है, तो ये 20वां ग्रैंड स्लैम इनका है, तो आप ये भी याद रखेंगे। फ्रेंच ओपन की बात हुई है तो ये याद रखिएगा कि इसको खेला कहाँ जाता है, तो क्ले में खेला जाता है इसको, ओके। और महिला वर्ग में जो जीती हैं ईगा स्वितेक, ये इनके बारे में ये याद रखिएगा कि सबसे यंग एज की लड़की हैं जो फ्रेंच ओपन जीती हैं महिला वर्ग में, सबसे यंग एज, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं, तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज का एक सीक्वेंस चला है इस मंथ, तो सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि नोबेल प्राइज से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो पहली बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर के क्षेत्र में किसको मिला है, तो लुइस ग्लुक को मिला है। ये एक अमेरिकन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है, और किसके लिए मिला है, तो इनकी एक कृति है फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ ऑस्टर्स ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। तो इनकी एक कृति है जिनके लिए इनको लुइस ग्लुक को लिटरेचर के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सनालिटी हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र पे नोबेल प्राइज मिला। इसमें से एक संयुक्त रूप से, एक इंडिविजुअली मिला और 2 संयुक्त रूप से मिला। रोजर पेनरोज को उनके ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए ये प्राइज दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र पर। एंड जो 2 हैं रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इनको हमारे गैलेक्सी में ब्लैक होल की खोज के लिए इनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 पर्सनैलिटी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, दोनों ही महिलाएं हैं। पहला नाम है जेनिफर डॉडना और दूसरा नाम है इमैनुअल चारपेंटियर, ये दोनों ही फीमेल हैं। इनको किस चीज के लिया गया है, तो इनको डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग मींस जीन की जो एडिटिंग की जाती है इन द साइंस फील्ड। हम सभी जानते हैं कि अब डीएनए में भी एडिटिंग होने लगी है, जीन्स में भी एडिटिंग होने लगी है। बेसिकली हम जिस प्रकार से बेबी को डेवलप करने की जो भी चीज़ें उसके अंदर समाहित करना चाहते हैं वो जीन एडिटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम कहीं ना कहीं इन 2 पर्सनालिटियों ने किया था, तो इनके लिए इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन तीनों व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज दिया गया। इनका नाम था हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूगटन और चार्ल्स एम राइस, ये फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, ओके। तो ये दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है पीस प्राइज। वर्ल्ड द नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो इसको दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। ये बेसिकली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संस्था है जो कि हंगर को लेकर काम करती है। जिस देश में भुखमरी की हालत बहुत ही वर्स्ट है वहाँ ये काम करती है, वहाँ ग्रेन पहुँचाने का काम, खाद्य पदार्थ पहुँचाने का काम विदाउट एनी इंटरेस्ट ये करती है, ठीक है। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वहाँ ग्रेन्स पहुँचाने का काम ये जो संगठन है वो करता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को ये अवार्ड दिया गया। क्यों? ऑक्शन थ्योरी बेसिकली जो होती है, जो नीलामी की पद्धति होती है, उसको मार्केट में लाने का काम इन 2 व्यक्तियों ने किया। उसके मेथड में इम्प्रूवमेंट का काम इन 2 व्यक्तियों ने किया। तो कहीं ना कहीं ऑक्शन थ्योरी को लेकर पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को ये अवार्ड दिया गया। तो बेसिकली जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको आप नोट कर लेंगे और जो भी डाउट हो वो ज़रूर आप पूछिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।